तो आज हम लोग एक्सेल में क्या देखने वाले हैं। कल का लिस्ट में हमारा क्या था? कल के लिस्ट में हमारा था वैलिडेशन, शायद कल ही बताया था ना। वैलिडेशन का सारा फॉर्मेशन हमने देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा था? एडवांस फिल्टर देखा था। टेक्स्ट टू कॉलम ऑलरेडी जानते ही आप लोग, रिमूव डुप्लीकेट्स भी जानते ही होंगे, नो डाउट, है ना। तो आज हम लोग कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। टाइम बचा तो हम सब टोटल की तरफ भी आएंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब समझते ही होंगे, जो डुप्लीकेट डेटा है उसको सिर्फ हटाएगा ही। तो कुछ डेटा सेट हमें बनाना पड़ेगा ढंग से, तब जाकर के कंसोलिडेट का प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, वीडियो को हम पॉज कर देते हैं जब तक डेटा सेट हम तैयार करते हैं, उसके बाद हम ऑपरेट। तो हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं? डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन का क्या मतलब है, जरा इस बात को समझते हैं। जैसे कि आते हैं 2023 वाले शीट पे। यहाँ हमारे पास कुछ एम्प्लॉय का जनवरी से लेकर के दिसंबर मंथ तक का सेल्स का वैल्यू है, राइट। वही 2024 में भी सेम सेल्समैन जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने में अलग अलग अमाउंट का सेल किया। अब अगर हमें अपने बॉस को, अपने ओनर को ये दिखाना है कि ये सारे सेल्समैन जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 तक में टोटल सेल कितने का किया, ये भी एक क्वेरी हो सकता है। दूसरा क्वेरी ये हो सकता है कि 2023 और 2024 के मुकाबले हर एक सेल्समैन का क्या रेशियो रहा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है या नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन ये हो सकता कि सारे सेल्समैन का जनवरी का डेटा एक जगह दिखाओ, लेकिन जनवरी 2023 और जनवरी 2024 का कितना रहा। फरवरी 2024 और फरवरी 2023 में मुकेश ने कितने का सेल किया, तो मार्च 2023 और मार्च 2024 में मुकेश ने कितने का सेल किया, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी हम लोग यही करने जा रहे हैं कि जनवरी 2023 और जनवरी 2024 में मुकेश ने कितने का टोटल सेल किया, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा। उसी तरीके से फरवरी 2023 और फरवरी 2024 में मुकेश ने कितने का सेल किया, मार्च 2023 और मार्च 2024 में मुकेश ने टोटल कितने का सेल किया। मतलब इसमें हम लोग लिखने वाले हैं, रिनेम कर दो और लिखो यहाँ पे सीडी, कंसोलिडेटेड डेटा। सीडी या सीआर इसका नाम कर देते हैं, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट या कंसोलिडेटेड डेटा। चलो सीआर सही है। और ऊपर में एक हेडिंग दे देते हैं 2000, सेल्स रिपोर्ट ऑफ 2023 एंड 2024, है ना। सेल्स रिपोर्ट ऑफ 2023 एंड 2024, ठीक है। एंटर करके नीचे आते हैं। अब जो इसको सजाना वजाना होगा कर लेंगे, अभी के लिए हम क्या करते हैं, डेटा पहले लेकर के आते हैं। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है हमारे पास कंसोलिडेट का, डेटा टूल्स के अंदर में कंसोलिडेट होगा, जाइए क्लिक कीजिए। अब देखिए कंसोलिडेट जब आपने क्लिक किया तो कंसोलिडेट का जो डायलॉग बॉक्स आया उसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फंक्शन दिख रहा है सबसे ऊपर। फंक्शन के पास एक ड्रॉप डाउन होगा, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, सम। आप उसको चेंज कर सकते हो, चेंज करना है सम के जगह पे मान लो कुछ और रखना है आपको, काउंट रखना है, एवरेज रखना है, मैक्स निकालना है, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम रहने देते हैं एज इट इज। अब यहाँ रेफरेंस में हमें डालना होगा पहले, मतलब 2023 के डेटा रेंज के रेफरेंस को, है ना। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर है, क्लिक करो। अब 2023 वाले पे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ जो डेटा रेंज है इंक्लूडिंग हेडिंग, मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरे डेटा रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हुआ क्या? हो गया। अब वापस से इस पे क्लिक करेंगे, किस पे, यहाँ एक्सपैंड करेंगे इसे, ओके। अब इसमें हम इन दोनों को चेक कर देंगे, टॉप रो एंड
लेफ्ट कॉलम को। क्रिएट लिंक टू सोर्स, इसको भी चेक करके रखेंगे और ऐड पे क्लिक कर लेंगे। एक हो गया। अब दोबारा यहीं पे आएंगे हम, इसमें यहां आओ, पहले इसको मिटाओ। अब दोबारा इस पे क्लिक करते हैं यहाँ। हाँ, अब आएंगे 2024 वाले डेटा है। यहाँ इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं सेम तरीके से। एक्सपैंड करें, क्या करें, गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा? नहीं। हाँ, 3 and 14। हाँ सही है। हाँ तो चलो ना, गलत होगा तो होगा, क्या दिक्कत। अब इसके बाद फिर हम लोग ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे, हाँ, ये दोनों डेटा अरेंज ऐड हो गया। अब देखो, इसका मतलब समझो, अगर हम चाहते हैं ये टॉप रो जो हमारा कॉलम हेडिंग है आए कि नहीं आए, हाँ आना चाहिए। लेफ्ट कॉलम जैसे सेल्समैन का जो है, लाइक मुकेश रमेश, वो भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। और ये ऑप्शन तब चेक रखोगे कि जब हम सोर्स डेटा में कोई चेंजेस करेंगे तो जो कंसोलिडेटेड डेटा है वो अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो लिंक वाले को चेक करके रखो। अगर चाहते हो कि नहीं सोर्स डेटा में चेंजेस करें फिर भी कंसोलिडेटेड डेटा में कोई चेंजेस ना आए, इसको अनचेक कर दोगे। फिलहाल हमारा रिक्वायरमेंट है कि नहीं अपडेट होना चाहिए, तो जस्ट क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है, मैजिक देखना है। कुछ समझ में आया तो बताओ। अब मुकेश का जैन मंथ का 23 और 24 दोनों का डेटा है ये। मुकेश का फैब मंथ का 2023 और 24 दोनों का डेटा है। इस तरीके से सभी का डेटा आ गया। एक क्रॉस वेरीफाई करो कम से कम, मतलब समझ में आ रहा है? किसी एक का डेटा उठाओ, जनवरी का, 23 का, 24 का, दोनों को ऐड करके देखो सही है या नहीं है। बस 50 है, 24 वाले में आओ, 45 95 होगा। इसमें 50 है और इसमें 90 है। सही है। मतलब सही डेटा आ रहा है। तो कंसोलिडेशन का मतलब समझ में आया? तो क्या है ना तगड़ा फीचर, इससे बहुत मतलब लार्ज स्केल पे जो डेटा पड़ा हुआ है उन सबको एक साथ हम मिला करके देख सकते हैं। कंसोलिडेट का मतलब भी होता है एक साथ मर्ज करना, मिलाना, अलग अलग कैरेक्टेरिया के बेसिस पे। हाँ, अब यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से हर मंथ का टोटल कर सकते हैं। करके दिखाओ जैसे वहां पे था, टोटल और ऑल टोटल। ये तो कर लेंगे लोग। अब आगे के ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। रहने दो बेटा, तो कंसोलिडेशन का काम खत्म। अब एक होमवर्क रहा, अब देखते हैं आप लोग बाकी अगर कुछ करोगे तो बताओगे सर एरर आया या रिजल्ट आ गया। ये तो एक ही बुक के अंदर 2 शीट का डेटा था ना, एक ही बुक के अंदर 2 शीट का डेटा था। अगर मान लो कि 2 अलग अलग बुक के अंदर 2 अलग अलग शीट के डेटा को अगर कंसोलिडेट करना हो तो मतलब बुक 1 के अंदर भी 2 शीट है
बुक 2 के अंदर भी 2 शीट है और उन चारों शीट के डेटा को कंसोलिडेट करना। ये होमवर्क रहा, करके लाना है ना। बस एक हल्का सा ट्रिक है, एक एरर आएगा, फंसोगे, डेफिनेटली फंसोगे। जो रेफरेंस देते हैं ना, तो यहाँ हम लोग ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ले रहे थे ना, वहां पे बुक का नाम देना पड़ेगा। अब बुक के नाम और शीट के नाम के बीच में डॉलर देना पड़ेगा, ये सॉरी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन देना पड़ेगा। जैसा शीट के नाम और सेल के नेम के बीच में कभी गौर किए हो, एक्सक्लेमेशन का साइन आता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर अलग अलग बुक से शीट को अगर कंसोलिडेट करना होगा तो वहां हमें जो रेफरेंस जाके सेलेक्ट कर ले रहे थे उसके जगह पे मैनुअली डालना पड़ेगा, बस ये अंतर है। लेकिन होमवर्क तो होमवर्क होता है, हम तो बस हिंट ही कर सकते हैं। आप तो ट्राई करके आओ, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। तो कंसोलिडेशन में इतना ही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की तरफ, जो है व्हाट इफ एनालिसिस। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, कम से कम डेटा एनालिसिस वाले के लिए तो बहुत तगड़ा फीचर्स भी है। तो छोड़ो मैं इसको, अब उसके हिसाब से फिर डेटा तैयार किया जाए। किसके हिसाब से? व्हाट इफ एनालिसिस। हाँ चलो, अब आते हैं अगले एक नए शीट को ले लेते हैं, इसी में सीआर के बाद। इसमें 3 ऑप्शन होगा व्हाट इफ एनालिसिस में, देख लो पहले, एक बार सबको दिखा भी दो। एक होगा गोल सिक, एक होगा सिनेरियो मैनेजर और एक होगा आपका डेटा टेबल। डेटा टेबल है ना। एक होगा डेटा टेबल, एक होगा गोल सिक और एक होगा सिनेरियो मैनेजर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग गोल सिक से। ये सिनेरियो मैनेजर से करें, गोल सिक से ही करते हैं, उसके बाद सिनेरियो मैनेजर तब डेटा टेबल। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, सिक का मतलब क्या होता है? खोजना है ना। और गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य, टारगेट। तो अगर हम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? व्हाट इफ एनालिसिस। गोल सिक का। गोल सिक का। अच्छा मान लो कई दफा ऐसा होता होगा कि आप लोग मार्केट जा रहे हो, मान लो गुलशन जा रहा है, अंकल इनको पैसा दिए, अब पैसा मान लो कि इसको मिला 2000 रुपये, इसने 2000 रुपये खर्च भी हो गया, लेकिन हिसाब जोड़ रहा है तो हिसाब कितने का आ रहा है? 1900 रुपये का। 100 रुपये का हेरा फेरी का मसला आ रहा है, कहाँ खर्च हो गया इसको याद भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो एग्जैक्टली किसी न किसी प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा? दाम बढ़ाना पड़ेगा। मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए किसी न किसी प्रोडक्ट पे ईमानदार चोर। चोरी नहीं है, अब मान लो जो बेरोजगार है उसके पास कहाँ से आएंगे? करना ही पड़ेगा। हाँ वो तो निकालना पड़ेगा। अब पॉकेट रहता भी कहाँ है? शर्ट से सर अगर बोल दिया फिर वापस करके आप तब तक क्या करें? वो तो खा गया 100 रुपया। हो जाएगा, कोई नहीं, खाने पीने की बात था ना। गोल सिक। गोल सिक था ना। देखो P1, P2, P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4, P5, P5। मान लो ये 5 प्रोडक्ट है इसके पास, करेक्ट। और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल, यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ? टोटल। हाँ टोटल, एंटर। अब देखो ये तो खर्च करके चला आया लड़का, अब हिसाब बैठाना चाह रहा है कि भाई टोटल तो 2000 खर्च हुए हैं, अब जैसे भी हो लेकिन 2000 टोटल वैल्यू आना चाहिए। अब कैसे आएगा वो नहीं पता। अब प्रोडक्ट 1 का इसको प्राइस एग्जैक्टली याद है
कि प्रोडक्ट 1 786 रुपये का था। डाल प्रोडक्ट 2 का भी इसको वैल्यू याद है कि वो कितने का था? 288 रुपये का। प्रोडक्ट 3 भी इसको नहीं याद है, प्रोडक्ट 3 ये भूल गया है। प्रोडक्ट 3 की जगह पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम हो सकता है। प्रोडक्ट 4 में आते हैं और प्रोडक्ट 4 का इसको प्राइस याद है, ये 410 रुपये का था। सही है। अब प्रोडक्ट 5 पे आते हैं और प्रोडक्ट 5 मान लो कि इसको याद है कि 195 रुपीज का है। अब टोटल निकालो, लगाओ फॉर्मूला, क्वेश्चन मार्क हटा दो। हाँ, अब फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। अभी कितने आया? 16, अच्छा, तो 17। थोड़ा हेरा फेरी ज्यादा अमाउंट का करना होगा। अब मुझे नहीं पता, ये तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेना, हम क्यों करेंगे, एक्सेल क्या करेगा फिर। हमें अब इससे बताना है कि भाई प्रोडक्ट 3 का क्या अमाउंट रखे ताकि टोटल क्या हो जाए। अभी तो 1600 कुछ ही रुपये आ रहा है, लेकिन हमें टारगेट क्या है? 2000 पूरा करना है। दिखाना क्या है? 2000 में। तो कैसे करेंगे इस काम को? कुछ नहीं, सबसे पहले इस सेल पे कर्सर को रखो, जाओ टोटल वाले पे, व्हाट इफ एनालिसिस पे आओ, इसमें गोल सीक पे चलते हैं। थोड़ा इधर गोल सीक का जो डायलॉग बॉक्स है इसको थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। अब मुझे किस सेल के वैल्यू को सेट करना है, मतलब फिक्स किसको करना, बढ़ाना किसको है? H4 के वैल्यू को। सही है। अब बढ़ा के करना क्या है? कितना बढ़ाने में नहीं दिमाग लगाना है, बढ़ा के क्या करना है, मतलब फाइनल वैल्यू आपको क्या चाहिए? 2000, क्योंकि उतना ही मिला था अंकल से, तो लिखते हैं यहाँ पे 2000। कहाँ पे? 2 वैल्यू में। अब ये पूछ रहा है कि किस सेल के वैल्यू को चेंज करके इसको मैनेज कर लिया जाए। P3 को। तो यहाँ पे हम लोग P3 को ले लेते हैं। ऐसे नहीं डाल सकते। ऐसे बिल्कुल डाल सकते हैं, या फिर क्लिक करके भी ओके कर लेते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो देखना एक सुंदर सा डायलॉग बॉक्स आएगा। हाँ, ये क्या? वो P3 पे कर रहा है ना सर, वहाँ पे तो P4 में अच्छा। ओ, इसीलिए सारी गड़बड़ हो गई। गलती कैंसिल हो कर गई। लो। वो भी पगला गया कि क्या करें। गोल सिक वैल्यू क्या करना है? 2000 E4। ओके, क्या बात है, अच्छी हुआ। मतलब इसको P3 का रेट क्या रखना पड़ेगा? 321। 21 रुपए का रेट रखना पड़ेगा। बढ़िया ना? तो समझ में आया कहानी? यस सर। पक्का? ये पहला यूज केस हमने देखा गोल सेल का। एक और यूज केस देखें। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम में होता है कि मान लो कि जो फर्स्ट क्वार्टर में हमने मार्क्स किया, सेकंड क्वार्टर में किया, वो हमारा मार्क्स थोड़ा कम रह गया। मुझे अब फाइनल क्वार्टर में कितना करना है ताकि मुझे 10 CGPA लेके आना है। अच्छा। ये टारगेट हो सकता है कि नहीं? तो कितना अगर हम कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इन सारे केसेस में भी क्या लगाएंगे हम? गोल सिक को लगाएंगे। बढ़िया। नहीं तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कोई ज्यादा चेंज नहीं, इसको कॉपी कर। इसी को। हाँ यार लिखो, छोड़ो ना, उससे पहले टाइप कर लेंगे। लिखो S1 मतलब सब्जेक्ट 1, S2 सब्जेक्ट 2, S3 सब्जेक्ट 3, S4। हाँ चलो बढ़िया, आप टोटल कर परसेंटेज निकालते हैं आगे। अब इसमें क्या करना है मुझे? टोटल कुछ वैल्यू डाल दो, कुछ अमाउंट डाल दो। 100 में से ही ना? हाँ 100 में से। सेम ही चीज है, बस एग्जांपल चेंज किया हूं ताकि बेटर आप
समझ सको इसको। अभी ये है, अब टोटल निकालो आप। सर किसी को खाली भी छोड़ना नहीं नहीं छोड़ो ना, भरा भी रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज निकालो इक्वल टू H11/5 लास्ट में परसेंट जोड़ दो बच्चे, उसमें क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे चली जाना। हाँ आप परसेंट ले लेना, परसेंट का साइन लगा दो, बस कुछ नहीं करना। अरे उतना यहाँ पे लगा तो ये वाला अच्छा ये वाला हाँ, लगा दो। 55 हाँ 2 डेसिमल हटाओ, दोबारा क्लिक करो। सर यहाँ से डेसिमल हटा हाँ दो। हटा दो ना, डेसिमल को हटा दो। बात करो क्लास में। डेसिमल प्लेसेस तो ऑलरेडी 0 है। यहाँ से काम नहीं चलेगा, कस्टम पे जाना। अच्छा बात करते हैं। अच्छा ठीक है, हटाइए इसको, हटाओ। ओके कर दें। इससे नहीं होगा, ऐसे ओके करके देखो। ये वाला, नहीं हुआ। वो उसको पहले ले लो 0 और 0 के बाद परसेंट को डबल कोट्स में ले लो, ताकि उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करे, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करे। नंबर में नहीं नहीं, वो कस्टम में ही जाएंगे, कस्टम में ही पहले 0 ले लेते हैं। हाँ मिटाओ उसको, और इस परसेंट को, हाँ परसेंट को डबल कोट्स में डालो, बस ओके कर दो। आगे इन्हें चाहिए था। अब एक काम करते हैं, ये जो 55% आया है, अब मुझे ये पता करना है कि कितना मार्क्स लाऊं मैं। मान लो कि हमारा कंप्यूटर में कितना मार्क्स, हम सबसे कॉन्फिडेंट है कंप्यूटर साइंस वाले में, और मान लो कंप्यूटर साइंस वाला ये पेपर रहा है S2, तो हमें कंप्यूटर साइंस में कितना मार्क्स लाना होगा कम से कम, ताकि हमारा जो परसेंटेज हो वो 60 या 65 हो, या हमारा टोटल कम से कम 400। मान लो हमारा कितना हम लाएंगे अपने कंप्यूटर वाले में, ताकि हमारे मार्क्स 400 हो। करके देख सकते हैं? चलो सेम चीज। सब्जेक्ट में कितना 275 में 400 लाने हैं तो 125 मार्क्स कैसे? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। किसी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट का समझ मैं तो कर सकता है, परसेंटेज को 65% सेट करके 18 सेल में डाल दो S2 को। 10% बढ़ाना है तो कितना नंबर बढ़ाना होगा? तो 65 और चेंजिंग सेल में S2 को, सॉरी D11 40 था। 50 तो कितना लाना पड़ेगा कंप्यूटर में? 50 90 लाना। मतलब 50 और लाना पड़ेगा। मतलब टोटल मार्क्स हमको 90 स्कोर करना होगा कंप्यूटर साइंस में, और 65% अचीव करने के लिए। तो वो चीज का मतलब समझ में आ रहा है? पक्का? 325 तो और भी बहुत सारे यूज केस हो सकता है। आप कितना लंबा खींचे, अब जैसे कि आप लोग एक बना सकते हो, EMI कैलकुलेटर बनवाए थे, अब मान लो किसी का EMI निकला कितना, 2200 रुपये। आपको बोले हम इतना तो ना दे सकते, ये बताइए कि शुरू में कितना दे देंगे ताकि हर महीना हमको 1000 रुपये आए EMI, उससे ज्यादा नहीं है, 1200 होता है ना। मान लो कि आप कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस करवा रहे हो, तो वो बोला सामने वाला कि देखिए ना 2856 रुपये आएगा हर महीने का EMI। कितने का आएगा? 2856 का EMI आएगा। तो आप क्या कह रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ करो, आप बताओ कि हम कितना, जैसे कि अगर इनिशियल पेमेंट हम कर रहे हैं
मान लीजिए 50,000 रुपया, तो हमें अभी 2856 रुपए का ईएमआई आ रहा है, तो हम इनिशियल पेमेंट कितना बढ़ा दें ताकि हमारा ईएमआई 1500 से कम आना चाहिए? हो सकता है क्वेश्चन या नहीं हो सकता है? तो इस तरह का क्वेरी का आंसर कौन करेगा? गोल सिक करेगा। तो ये होमवर्क रहने दें, बनाओगे इसको? चलिए बढ़िया। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। गोल सिक भी सर, समझ में एक आया? बार हाँ? वो जो टॉपिक अभी बोले वो बता दीजिए। बोले बता दीजिए। तो वही तो ईएमआई वाला। ईएमआई वाला ही तो होमवर्क कर दिए कि वो घर पे ट्राई करना। वही होमवर्क से हाँ, नहीं आएगा। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। गोल सिक तो हो गया। अब इसे भी बेहतरीन देखो, गोल सिक में एक चीज गौर करो कि गोल सिक में आप सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे वैल्यू को क्या कर रहे हैं? चेंज करवा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कि मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी गोल को अचीव करना हो, मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी गोल को अचीव करना हो, तो इसके लिए गोल सिक से भी एक तगड़ा फीचर है जिसका नाम है सिनेरियो मैनेजर। क्या नाम है? सिनेरियो मैनेजर। तो अब सिनेरियो मैनेजर अब देखते हैं। क्यों? क्योंकि गोल सिक में सिंगल क्राइटेरिया, ध्यान से देखो ना, किसी एक ही सेल के वैल्यू को ना अपडेट करके आप मेन वैल्यू को अचीव कर रहे थे। यस सर। ये गोल सिक का फंडा था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, मल्टीपल सेल के वैल्यू को अपडेट करके आपको अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो ये काम गोल सिक नहीं कर सकता, लेकिन कौन कर सकता? सिनेरियो मैनेजर कर सकता। तो सिनेरियो मैनेजर देख लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लिया जाए? 50 कर दिए सर। इसको D25 देखिए मार्क्स बनाने से नहीं आ सकता। अच्छा, चलो गुलशन का एक एग्जांपल लेते हैं। गुलशन मान लो कि ये डेस्कटॉप सपोर्ट का काम करता है, सिस्टम असेंबल करता है, बेचता है ना? तो हाँ, बेचता भी है। हाँ। तो कैसे इसकी एंट्री होगी जरा देख लेते हैं। तो इधर आते हैं, यहाँ पे हाँ, क्लिक करते हैं उसमें। और जब ये मान लो कोई भी डेस्कटॉप को असेंबल करेगा, तो असेंबल करने में कुछ ना कुछ चार्जेस आएंगे। तो मान लो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले SMPS, देखो या हेडिंग पहले दे दो, लिखो यहाँ पे पार्ट्स। क्या लिखते हैं? पार्ट्स, या यूनिट लिख सकते हो, यूनिट, और एक तरफ लिख लो यूनिट कॉस्ट, यूनिट, और दूसरे तरफ दूसरे कॉलम में क्या डाल देते हैं? यूनिट कॉस्ट। अब यूनिट में लिखना शुरू करो। यूनिट में डालते हैं SMPS, एंटर। कैबिनेट, नीचे CPU, रैम, माउस, मदरबोर्ड, स्पेस नहीं, अंडरस्कोर, MB लिख दो ना, काहे इतना मेहनत कर। MB मदरबोर्ड, MB के बाद फिर डालो SSD, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, चलो हो गया। इधर की मॉनिटर को बैठा दो। हाँ, CPU सिर्फ एक असेंबल करने की बात हो रही है। अब आओ यहाँ पे टोटल लगाओ, इक्वल टू, नहीं नीचे में देखते हैं। हाँ, और नीचे थोड़ा सा, हाँ इधर राइट साइड में लगाओ, इक्वल टू सम, हाँ सम D15 कोलोन D22 एंटर। अभी 0 आ रहा है।
अब इसमें वैल्यू डालना शुरू करो। SMPS 500 रुपये, ये क्या? कैबिनेट 1000 रुपये, CPU 3000 रुपये, 3000 रुपये, रैम 1000 रुपये, मदरबोर्ड 2000 रुपये, SSD 1500 रुपये, माउस 200 रुपये, कीबोर्ड 300 रुपये। यहाँ पे टोटल लिख दो 9500 के बगल में टोटल। अब बताओ, अभी 9500 का ही आ रहा है। अब मार्केट में बहुत सारे इसके राइवल्स हैं, वो बोलेंगे कि हम 5000 में दे देंगे, तब इसका तो काम थोड़ा मंदा पड़ जाएगा। तब ये दिमाग क्या लगाया, ठीक है मार्केट को कंप्लीट करने के लिए हम भी 5000 में, हम तो 4000 में असेंबल कर देंगे। और इसमें एक चीज और ले लेते हैं बच्चा, लेबर चार्ज भी ले ले क्या, या छोड़ो हटाओ, नहीं रखते हैं लेबर चार्ज, आग बढ़ जाएगा नहीं। अब मुझे ये कहानी करना है कि 3 तरह के मान लो हमारे पास कस्टमर्स हैं, एक लो रेंज के, एक मिड रेंज के और एक हाई रेंज। तो ये वाला जो प्राइस है ना वो हाई रेंज वाले के लिए, मिड वाले के लिए अलग रखना है और लो वाले के लिए अलग रखना है, ताकि कोई भी कस्टमर हमारे पास से ना भागे। कैसा रहेगा? तो एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग रेंज अगर सेट करना हो तो कैसे करेंगे? अब रेंज कैसे सेट करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे कि अचानक जो 9500 का है वो कर देंगे 6000 रुपया। तो 6000 कैसे करोगे बताओ? मतलब किस पे कितना कटिंग करोगे तो 6000 आएगा? अब मान लो इसी का आप बोलते हो कि एक आप सिस्टम को असेंबल करने का आप ले रहे हो 4000 रुपये। 4000 रुपये कैसे लोगे? आप बताओगे ना कि कितना कितना किस चीज पे आपका कॉस्ट आ रहा है। तो एक से अधिक वैल्यू को आपको सेट करके टारगेट को अचीव करना है। जैसे कि मान लो हम प्राइस ब्रैकेट रख रहे हैं कि एक प्राइस ब्रैकेट रखें 10,000 का, एक प्राइस ब्रैकेट हम रखें 10,000 के बाद मान लो 6,000 का, और एक प्राइस ब्रैकेट रखें हम 4,000। कैसा रहेगा? मतलब एक सबसे लो रेंज वाले के लिए 4,000, एक मिड रेंज वाले के लिए 6,000 और एक हाई रेंज वाले के लिए 9,000, है ना? इस तरीके का रखा जा सकता है। हाँ रखा जा सकता है, बट कैसे रखेंगे जरा इसी को देख लें। तो यहाँ किसका यूज होगा? सिनेरियो मैनेजर का। या जो फाइनेंस सेक्टर होता है उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है कि डाउन पेमेंट इतना कीजिएगा तो ये रेट रहेगा, इतना कीजिएगा तो ये रेट रहेगा। तो एक बात आपको ठेठ भाषा में बता दें, ये तो मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात हो गया, थोड़ा समझना पड़ेगा दिमाग लगा के। लेकिन एकदम कोई ठेठ भाषा में समझना चाहे तो एक्सेल के एक सेल में एक समय में कितना वैल्यू रखता है? एक। दूसरा जैसे ही डालते हैं तो पहला वाला क्या होता है? हट जाता है। लेकिन सिनेरियो मैनेजर आपको ये फैसिलिटी देता है कि एक्सेल के एक ही सेल में एक ही समय पे अलग अलग वैल्यू आप रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशन। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको कौन देता है? सिनेरियो मैनेजर। मतलब एक ही सेल में एक ही समय में मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कंडीशंस। यही बात ना? शुरू करें? चलो सिनेरियो मैनेजर पे आ जाते हैं। अब पहले डेटा तो सेलेक्ट किए नहीं है, क्लोज कर लेते एक बार इसको। डेटा कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारा? यहाँ से हाँ यहाँ से नहीं ये डेटा मेन ये डेटा है तुम्हारा। हाँ वहां से आता है। हालांकि एक चीज और पहले ही करवा दें, अभी जो भी आएगा हम चाहते हैं कि वहां पे सेल का नाम आएगा लाइक D15 D16। तो ये समझ में नहीं आया कि D16 क्या है, SMPS है कि CPU है। तो जो बिल बनेगा उसमें साफ साफ लिखा रहना चाहिए ना कि SMPS इतने का, कि D15 इतने का। तो
कोई भी कस्टमर ये D15 कौन सा प्रोडक्ट है, वहां पे नाम होना चाहिए ना। तो इसके लिए यूज करेंगे हम लोग किसका यूज करेंगे, नेम बॉक्स का। तो जा फटाफट सबका नाम दो तो यहाँ 500 वाले पे जा, इसमें हाँ जा वहाँ D15 के जगह पे लिख दो SMPS। मतलब अब इस सेल को किस नाम से जाना जाएगा, SMPS। इसमें भी अरे हाँ हाँ तो कैबिनेट। हाँ जो नाम है वही नाम। अब CPU वाले में फटाफट डाल देते हैं CPU, या प्रोसेसर लिख देना है। प्रोसेसर हाँ MB मदरबोर्ड। हो गया, इसका भी नाम बदल दिए। टोटल वाला। हाँ बस इसको सेलेक्ट कर लो, नहीं टोटल नहीं बदलना है। हाँ बस सेलेक्ट कर लिए उसको। अब आ जाएंगे हम कहाँ पे, सिनेरियो मैनेजर, व्हाट इफ एनालिसिस पे। D15 यार। हाँ सही करिए, सही है, चलो। अब इसमें ऐड पे जाएंगे हम लोग। अब आपसे पूछ रहा है सिनेरियो का नाम, क्या नाम रखना है, तो इसको रख लेते हैं। क्या सोचे हैं, लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज, ऐसा दे दें। हाँ हाँ लिखते हैं लो रेंज। ये तो हाई वाला है ना। लो से ही शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है। लो रेंज। हाँ, लिखो। बिना स्पेस। हाँ बिना स्पेस। लो रेंज। ओके। हाँ ओके करो। चलो अब SMPS में लो रेंज में क्या वैल्यू जाएगा बता दो। SMPS सबसे सस्ता क्या हो सकता है लो रेंज में, तो 200। डाल देते हैं लो रेंज में 250। कैबिनेट क्या हो सकता है, कैबिनेट हो सकता है लो रेंज में 400 रुपए का। प्रोसेसर हो सकता है लो रेंज में 1000 रुपए। रैम हो सकता है कितने का, 500 रुपए। और मदरबोर्ड हो सकता है कितने का, हाँ 1000। ओके। हाँ ओके कर दो, या इवन ऐड कर सकते थे। चलो ठीक है, अब दोबारा ऐड पे चलते हैं। फिर आते हैं हम लोग सिनेरियो मैनेजर, क्या डालेंगे यहाँ पे, Middle range। मिड रेंज। मिड रेंज। अब मिड रेंज में क्या देना है, मिड रेंज में SMPS दे देते हैं 300 का। कैबिनेट रहेगा 500 का। प्रोसेसर रहेगा, पिछला कितने दिए थे, 1000 का ना, हाँ तो इस बार दे देते हैं 1200 का। रैम पिछला दिए थे कितने का, 400 का ना, हाँ। इस बार 500 का रैम दे देते हैं। और मदरबोर्ड पिछला दिए थे शायद 1000 का, इसको दे देते हैं 1250 का। ऐड करते हैं। चलो तीसरा डालो। हाई रेंज। हाँ हाई रेंज नहीं किए थे। मदरबोर्ड तक एडमिशन करना, उसका सॉल्व करके नीचे भी तो है यहाँ पे। अच्छा किसी में नहीं हुआ है ना। सर इसको कट कर दें। अच्छा रुक ना, एडिट का ऑप्शन दिया है, जाओ ना। हाँ ओके करोगे तब आएगा। जाओ। अच्छा 1250 तक। ये कौन सा वाला है, ये लो रेंज वाला लो रेंज वाला है। यस सर। रैम 500 का था लो रेंज का। SSD कैसे बदलना है, हाँ SSD से बदलना है। SSD का दे दो, ये मिड रेंज है ना। मिड रेंज है। 1250 तो ये हाँ 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 मिड रेंज। सर मिड रेंज है। तो मिड रेंज है ना, तो SSD दे दो यहाँ 1000 रुपए का।
माउस माउस दे दो, मिड रेंज वाला है, यस सर 100 रुपये। कीबोर्ड दे दो 100 रुपये। ओके, अब जाओ लो रेंज वाले पे, एडिट करो, ओके करो। एसएमपीएस वगैरह सब सही था। SSD से बोला ना। एसएसडी का इसका उसका कितना दिए थे? एक 1200 ना, 1200। इसका दे दो 700। माउस दे दो इसका, और कम है ना 80 रुपये। और कीबोर्ड दे दो 80 रुपये। लोकल मिलेगा ओके कर लो। अब एक और ऐड डालते हैं हाई रेंज। हाई रेंज का तो एज इट इज रहेगा ना। नहीं कम करना है तो और कैबिनेट का करो 500 रुपये। प्रोसेसर का कम करो, प्रोसेसर का घटा के करो 1800 रुपये। रैम का घटा के करो 900 रुपये। मदरबोर्ड का घटा के करो 1600 रुपये। SSD का घटा के करो 1200 रुपये। पहले वाले का 1200 से ज्यादा था क्या? 1250 था। तो 1250 था नहीं तो नहीं नहीं 1350 कर दो। हिंदी का 1250 था। अच्छा 1350 करो ना, छोड़ो। माउस का 110 रुपया। कीबोर्ड का 120 रुपये या 125 रुपये, 25 कर दो। ओके, अब तुम्हारे पास 3 रेंज तैयार हो गया। अब तुम्हें किसके हिसाब से इसका टोटल चाहिए? मान लो कोई आता है, बंदा बोलता है कि हमको लो रेंज का दिखाइए, तो लो रेंज वाले को जाओ सेलेक्ट करो, देखो क्या मैजिक होता है। लो रेंज पे जाओ, है ना, और यहाँ पे शो पे क्लिक करो। कुछ हुआ तो बताओ मुझे। कुछ मैजिक हुआ? यस सर 10 रुपये ज़्यादा। ये बता दिया कि लो रेंज में हमने एसएमपीएस कितने का दिया, कैबिनेट का कितने का दिया, सीपीयू कितने का दिया, रैम कितने का दिया, राइट। और उसके हिसाब से टोटल भी आ रहा है। मतलब हमारा टारगेट यही ना था कि 4000 में हम पीसी देंगे बना के, दे दिए। 10 रुपये नहीं देगा। अच्छा, वो 10 रुपया छोड़ देंगे उसको, समोसा। मिड रेंज पे आते हैं, मिड रेंज पे। तो मिड रेंज पे हम 5000 से कम में दे दे रहे हैं, है ना। अब आते हैं हाई रेंज पे। तो हाई रेंज में 7000 तक टारगेट लेके चले थे, ऑलमोस्ट अचीव है ये चीज। अब मान लो टेबल के नीचे जो सिसवा रहता है उसके नीचे वो प्रिंट करके रख देते हैं ना, कि भाई ताकि कोई भी हम ना भी रहे तो कोई भी सेल्स पर्सन है तो दिखाए कस्टमर्स को, देखिए लो रेंज में ये मिलेगा, हाई रेंज में ये मिलेगा, प्रिंट करके रख दें। मतलब टेबल पे एक प्रिंटर आउट रहना चाहिए ना। हाँ, तो इसके लिए जाएंगे हम लोग समरी पे। कहाँ आएंगे? समरी पे क्लिक करो, ठीक है, ओके कर दो। अब देखो कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? ये समरी प्रिंट क्या हुआ रहेगा कि अगर आप करंट वैल्यू ये दिखा रहा है, करंट वैल्यू ये है, लो रेंज में अगर जाइएगा तो इतना पड़ेगा, हाई मिड रेंज में जाइएगा इतना पड़ेगा, हाई रेंज में जाइएगा इतना पड़ेगा। किस प्रोडक्ट का क्या पड़ेगा वो भी आपके सामने है। करंट रेट सर थोड़ा, करंट रेट वहाँ पे प्रिंट है। अरे जो करंटली सेलेक्टेड है आपका वही ना दिखाएगा करंट में। लास्ट में क्या शो करवाए थे हम? हाई रेंज वाला को दिखा रहा है। पल्ले पड़ा कुछ? यस सर। कुछ लग रहा है काम का है, खासतौर से डेटा एनालिसिस के लिए। जैसे जो मार्केट में जो 9500 का जो है वो वहाँ दिखाते हैं, बाकी हम कितना दे सकते हैं आपको। एक और बना लिए, अभी तो 3 ही किए हैं ना, 4 बना लिए। हम तो 3 लेके चले थे। तुम अभी उस बात को पकड़े हो कि शुरू में 95 से तुमको दिख गया था। नहीं, उसको कम करना था ताकि कस्टमर तुम्हारे पास से बाहर न जाए। तो हमने 3 प्राइस ब्रैकेट सेट कर लिया, लो, मिड एंड हाई।
स्टॉप कर लेते हैं वीडियो को, आज के लिए इतना ही रखते हैं।